वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंसेप्ट मैपिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि बच्चे ऑलरेडी कह रहे थे मैम 2 ही तो चैप्टर बाकी है, फटाफट कंसेप्ट मैपिंग कंप्लीट कर दो। अब आपने कहा, हमने सुना, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो सभी को पता है कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम 11 मार्क्स की वेटेज यही चैप्टर से आती है। तो ऑल इन ऑल इन शॉर्ट बोलूं तो भाई ये चैप्टर पढ़े बिना आपको एग्जाम में जाना नहीं है, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज ये होती है कि जब भी आप ये मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हो तो कोई भी मैनेजमेंट एक्टिविटी, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, बेसिकली मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल क्या होता है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स या कैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का कहना है कि जो भी हमारी टारगेट मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट ऑफ टारगेट मार्केट समझा दूं, क्योंकि ये चैप्टर में बार बार रिपीट होता है। तो मान के चलो ये आपकी टोटल मार्केट है, ठीक है। टोटल मार्केट ये आपकी है। अब मार्केट में अलग अलग एज, अलग अलग जेंडर, अलग अलग इनकम ग्रुप, इस तरीके के लोग रहता है। कोई बहुत पैसे वाले होते हैं, कोई मिडिल क्लास में आता है, कोई अपर मिडिल क्लास में आते हैं। कोई जेंडर की बात करें तो कोई मेन है, कोई वीमेन है। एज की बात करें तो कोई यंगस्टर है, कोई ओल्ड एज है, कोई चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई एक सर्विस ऑफर कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी सर्विस एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट या एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर फोकस करके बनाई गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। लेटर से कि हम यहाँ पे सैलून ओपन करते हैं, ठीक है। तो सैलून यहाँ पे क्या देता है, सर्विसेज देता है, राइट। तो अगर मैं सैलून ओपन कर रही हूँ, चलो मैं कहती हूँ कि मैं जेंट्स के लिए सैलून ओपन कर रही हूँ, ठीक है। अब जेंट्स के लिए सैलून ओपन कर रही हूँ, साथ ही साथ मेरा जो सैलून है वो जाना जाता है फॉर लग्जरी एक्सपीरियंस। मतलब वो जो बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट होता है वो यहाँ पे हेयर कट करता है, बहुत अच्छा इंटीरियर करा हुआ है, बहुत डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती है। बेसिकली लग्जरी सैलून मैंने बनाया है फॉर जेंट्स। तो सबसे पहले मैंने ये मार्केट को डिवाइड किया इनटू जेंडर, मेन एंड विमेन, ठीक है। अब मुझे पता है कि विमेन तो मेरी यहाँ पे मार्केट है ही नहीं, बिकॉज मेरा सैलून तो जेंट्स के लिए, मेन के लिए है। तो बेसिकली ये मेरी टारगेट मार्केट का एक हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे यही मेन की अगर मार्केट की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर इस मार्केट को मैं डिवाइड करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ग्रुप, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि भाई मेरा सैलून बेसिकली महंगा है, तो सारे लोग तो मेरे सैलून की सर्विसेज हो सकता है अफोर्ड ना कर पाए। तो मैं कहती हूँ कि इतना पार्ट ऑफ द मेंस मार्केट है जो यहाँ पे उतनी इनकम रखता है जो मेरी सर्विसेज अफोर्ड कर पाए। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल ये क्या बन जाता है, ये मेरा टारगेट मार्केट बन जाता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या कहता है कि भाई जो भी आपका टारगेट मार्केट है, आपको लगता है कि भाई ये लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, ये लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उनको फोकस रखते हुए आपको प्लानिंग करना, उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करना, ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन करना जिससे आप इन लोगों के बेनिफिट्स के लिए रिलेशनशिप बिल्ड कर सको, उनको लेकर, उनको समझकर, उनकी नीड्स एंड वांट्स को समझकर उनके लिए सर्विसेज बिल्ड कर सको कि बाबा ये मेरे टारगेट ग्रुप है, इनको क्या चाहिए, इनको क्या पसंद है, ये क्या अफोर्ड कर सकते हैं, ये क्या खरीदना चाहेंगे, क्या इनके लिए वैल्यू जनरेट करेगी, सो दैट अल्टीमेटली आप अपने सेल्स उनको कर उनको सेटिस्फैक्शन देकर अपने ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स यहां पे अचीव कर सको। तो बेसिकली पहले ये देखो कि भाई आपको किसके ऊपर फोकस करना है, फिर ये देखो उनको क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या नीड है, क्या वांट है, क्या पसंद है, वो कैसे पूरी करोगे, उसको लेकर प्लान बनाओ, इंप्लीमेंट करो, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर फर्दर मैं मार्केटिंग की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केटिंग के क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ये चीज यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग कहती हूँ तो सबसे पहली बात हमेशा आती है लोगों की नीड एंड वांट। देखो बेटा, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बना दो जो कोई भी लोग की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो प्रोडक्ट कोई यूज का नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप जो नॉर्थ साइड चले जाते हो, जैसे आप उत्तराखंड चले जाते हो, शिमला मनाली है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जैसे पूरा है, या उत्तराखंड है, या फिर कश्मीर है, लेह लद्दाख है, तो ये जगहों पे ना बहुत ही ठंडी वाला क्लाइमेट होता है।
ठीक है, -डिग्रीज में तक टेम्परेचर जाता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि अरे यार हम एसी बेच रहे, तो बेटा कौन खरीदेगा? बिकॉज टेक्निकली जहाँ पे ऑलरेडी ठंड बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी क्लाइमेट बहुत ही चिल्ड रहता है, वहां पे आपको एसी नहीं चाहिए। अब वहीं पे अगर आप हीटर बेचो तो भाई बिकेगा, बट वही राजस्थान में जहाँ पे इतनी गर्मी होती है ये सीजन में, आप हीटर बेचो तो बिकेगा क्या? भाई मेरे को सिकना नहीं है, बारबेक्यू नहीं है मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज को बेटा आप समझ लो कि पहले लोगों की नीड्स एंड वांट समझना, उनको क्या चाहिए, क्या पसंद है, किस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग, प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है नीड और वांट के बाद आती है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। ए मार्केट ऑफरिंग मतलब क्या? अब फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेट अस से अ सेल फोन, मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन की क्या फीचर्स है, उसमें क्या कैमरा है, क्या स्क्रीन साइज है, क्या डिस्प्ले है, क्या उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, मतलब उसमें क्या अच्छा है, ऐसे एक ऑफरिंग बनाना पड़ेगा ना कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है जिसमें ये फीचर है, ये बैटरी है, ये स्क्रीन साइज है, ये कैमरा है। उसी तरीके से तो मोबाइल फोन की एडवर्टीजमेंट होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर आपको एक ऑफरिंग बनाना पड़ेगा जिससे लोगों को समझ में आए कि भाई ये प्रोडक्ट है, उसमें उनको क्या क्या चीजें मिलेगी, या तो ये सर्विस है उसमें उनको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे कस्टमर वैल्यू जनरेट करना। ये बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, कस्टमर अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, तो वो उसके लिए एक वैल्यू, या तो आप कह सकते हो पैसा पे करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आप सैलून चले गए हेयर कट के लिए, तो हेयर कट तो फ्री में नहीं होगा, उसके लिए आप पैसे दोगे। अब पैसे दोगे तो सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत जरूरी है। आप कोई भी चीज के लिए अगर पे करते हो तो आप उम्मीद करते हो ना कि भाई आपने जो पेमेंट दिया, जो काम के लिए दिया, वो काम हो, वो वैल्यू जनरेट हो, आपकी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो। तो कस्टमर वैल्यू के ऊपर फोकस करना कि भाई वो हमें जिस काम के पैसे दे रहे हैं उसकी हम वैल्यू जनरेट करके दे, उस मुताबिक उनको चीज या तो सर्विस दे कि उनका कंप्लीट सेटिस्फैक्शन यहाँ पे हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है एक्सचेंज मैकेनिज्म। याद रखना इन मार्केटिंग बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होती है एट अ पर्टिकुलर प्राइस। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती कभी नहीं हो सकती। बायर के पास ऑप्शन होता है टू रिजेक्ट दी ऑफर, साथ ही साथ सेलर के पास होता है ऑप्शन टू रिजेक्ट दी ऑफर। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जैसे बार्गेनिंग होती है, बायर कहता है भाई मेरे को इतने में नहीं परवड़ेगा, या मेरे को ये चीज नहीं पसंद आई, वो रिजेक्ट कर सकता है। सिमिलरली सेलर भी रिजेक्ट कर सकता है ये कह के कि इतना सस्ता तो हम नहीं बेच पाएंगे, उतनी मार्जिन नहीं है। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज मैकेनिज्म काम करता है। मिनिमम 2 पार्टीज बायर एंड सेलर यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज का लेन देन होता है, और ये मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। गुड्स या सर्विस के बदले पैसे लिए जाते हैं, और दोनों बायर एंड सेलर के पास ऑप्शन होता है इसको रिजेक्ट करने का, ठीक है। चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के काफी हाई चांसेस रखता है, ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज की बात करें तो पहली चीज तो बच्चा पूछता है मैम ने फिलोसॉफीज होती क्या है, हमको तो ये अभी तक पल्ले नहीं पड़ा। देखो बेटा फिलोसॉफीज की अगर बात करें तो ये एक आइडिया या तो एक सोच या तो एक पर्सपेक्टिव के बारे में बताती है कि पहले लोगों की क्या सोच हुआ करती थी, किस हिसाब से वो टाइम के साथ मॉडिफाई होते गई, आज क्या सोच है बिजनेसेस या लोगों की, ठीक है। तो पहले की अगर बात करें तो पहले जो भी बिजनेसेस फॉर्म होते थे वो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते थे, प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब प्रोडक्शन कंसेप्ट एक ही चीज कहता था लोगों को कि भाई अब सस्ते से सस्ती चीज बनाओ, सस्ता बनाओगे बिक जाएगा। अब पहले इंडिया बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी थी, ठीक है। आज इंडिया जितनी डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, जो लोगों की इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, पुराने जमाने में इतना कुछ नहीं था। तो पुराने जमाने में इंडिया की जो मार्केट थी बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव थी, और जनरली लोग ये देखते थे कि भाई सस्ता क्या मिल रहा है वो आप ले लो। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट बहुत ज्यादा हर एक बिजनेस फॉलो करता था। वो कहता था कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, मतलब ज्यादा बल्क में बनाया तो सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा तो सस्ता बेचेंगे, तो बिक ही जाएगा। बट इवेंचुअली लोगों की जो नीड्स है, जो वांट्स है, जो उनकी पसंद है, जो उनको चाहिए, ठीक है, वो बदला। धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पे प्रोडक्ट कंसेप्ट पे शिफ्ट होने लगे, जहाँ पे वो ये कहते थे कि भाई हमको सिर्फ सस्ता नहीं चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें क्वालिटी देखना, जैसे कि अगर कोई फूड आइटम्स है या क्लोथिंग है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें ना थोड़ी सी क्वालिटी देखना, ड्यूरेबिलिटी देखना, क्या फीचर्स दे रहा है वो देखना भी जरूरी है। अब जाहिर सी बात है भाई क्वालिटी फीचर्स देगा तो थोड़ा सा महंगा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इवेंचुअली मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे प्रोडक्ट कंसेप्ट पे भी शिफ्ट हुआ, जहाँ पे ऐसी ब्रांड जो यहाँ पे क्वालिटेटिव ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचती थी, क्वालिटी देती थी, बहुत सारे फीचर्स देती थी,
प्राइसेस थोड़े हाई होते थे बट फिर भी यहाँ पे बिकता था। ठीक है, तो पहले हमने सोचा सस्ता बनाओ बेचो, फिर हमने सोचा नहीं नहीं सस्ता बनाना जरूरी नहीं है, कुछ लोग हैं वो क्वालिटी फीचर्स मांग रहे हैं तो उनके मुताबिक क्वालिटेटिव फीचर्स वाले प्रोडक्ट भी बनाना या सर्विसेज देना जरूरी है। उसके बाद इवेंचुअली जो मार्केट है आपके सेलिंग कंसेप्ट पे आई। अब सेलिंग कंसेप्ट एक सिंपल सी चीज कहता है कि भाई बनाओ जो भी, ठीक है, एक बार बन गया ना तो मेन फोकस आपका होना चाहिए बस बेचने पे, कि बना जो भी बस बेचने की ताकत रखो। तो यहाँ पे सेलिंग कंसेप्ट कहता था कि हमें इंटेंसिव प्रमोशन, मतलब बहुत भर भर के एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, ऑफर्स ये रन करके कैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि जो बनाया हुआ प्रोडक्ट या तो जो गिवन सर्विस है राइट उसको हमें कैसे भी करके सेल करना है, चाहे जो करना पड़े, चाहे जो बोलना पड़े, चाहे जो डिस्काउंट, ऑफर्स, एडवर्टीजमेंट सब करेंगे, हमें बस बेचना है। तो ये कहते थे बस बेचो बेचो बेचो। ठीक है, तो फोकस होता था यहाँ पे सेलिंग, राइट। उसके बाद आया आपका नेक्स्ट, दैट इज द मार्केटिंग कंसेप्ट। अब यहाँ पे सेलिंग गलती से लिखा गया है, दिस इज मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करूं तो बच्चे जनरली सोचते हैं कि मैम सेलिंग और मार्केटिंग तो सेम है, गलत। यहाँ पे जब हम सेलिंग कंसेप्ट की बात करते हैं ना, हम बस प्रोडक्ट के सेल्स या उसको बेचने पे फोकस करते हैं। अब लोगों को पसंद आया नहीं आया, उनकी ग्रीवेंसेस है उसको अटेंड करना, कुछ नहीं। बट इवेंचुअली जब मार्केटिंग कंसेप्ट आया तो मार्केटिंग कंसेप्ट ने कहा कि आप चीजों को बेच तो देते हो बट रिपीटेटिव सेल्स होना, जिसको आपने एक बार बेचा वो कस्टमर दोबारा आपके पास आए, वो लॉयल्टी मिलना, वो रिपीटेटिव परचेसेस मिलना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए हमारा फोकस होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन से, कि हमने प्रोडक्ट बेचा तो साथ ही साथ ये इंश्योर किया कि हमारे कस्टमर्स ये प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पे मार्केटिंग कंसेप्ट लोगों के नीड्स एंड वांट्स पे फोकस करना, उस मुताबिक गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उनको ठीक से एक्सप्लेन करना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, ग्रीवेंसेस हैंडल करना, इन चीजों पे मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे फोकस करने लगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आया था आपका सोसाइटल कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैं अगर सोसाइटल कंसेप्ट की बात करूं तो सोसाइटल कंसेप्ट जो है इसी का एक एक्सटेंशन है। सोसाइटल कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे तो आप फोकस करो बट साथ ही साथ जो हमारा एनवायरमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लो, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ना पोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके कारण बहुत दिक्कतें बढ़ चुकी है। लोग जो है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं। और आज आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट से सर्विसेज को प्रेफर करते हैं जो इकोलॉजिकल हो या एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि भाई ये प्लास्टिक बॉटल है और यहाँ पे कांच की बॉटल में मिल रहा है, 4 रुपए एक्सपेंसिव है, लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे सोसाइटल कंसेप्ट ये कहता है कि आपको एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस या एथिकल बिजनेस फोकस करना चाहिए। आप अगर कोई भी इकोलॉजिकल मेथड ऑफ प्रोडक्शन या पैकेजिंग यूज कर सकते हो, बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जिससे एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, अगर आप ये कर सकते हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे करना चाहिए। तो ये जो मार्केटिंग की सोच थी, मतलब जो पहले पर्सपेक्टिव था कि भाई सस्ता बनाओ बेचो, फिर पर्सपेक्टिव हो गया कि नहीं इसे सस्ता नहीं अच्छे क्वालिटी का भी बना के बेचना है, फिर एक पर्सपेक्टिव आया कि भाई जो भी बना एडवर्टीजमेंट करो और इसको कैसे भी करके बेचो। तो मार्केटिंग कंसेप्ट ने कहा भाई सिर्फ बेच रहे हो लेकिन लोगों को पसंद आया नहीं आया सेटिस्फैक्शन, दोबारा वरना आएंगे नहीं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट आया जो लोगों के ऊपर उनकी नीड्स वांट्स उसके ऊपर फोकस करने लगा। उसके बाद इवेंचुअली सोसाइटल कंसेप्ट आया जो लोगों की नीड्स वांट्स के साथ साथ हमारे एनवायरमेंट की नीड्स एंड वांट्स को भी समझे, राइट। चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब यहाँ पे मैं अगर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग बेसिकली कैसे होता है, या तो अगर मैं एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की टीम बना देती हूँ कि भाई आपको मार्केटिंग करना है तो कहाँ से कैसे कब क्या शुरुआत वो करते हैं। मार्केटिंग की सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होती है इंफॉर्मेशन कलेक्शन से, क्योंकि मुझे अगर मार्केटिंग करना है, लोगों के नीड्स वांट्स को समझना है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चीजें वैल्यू जनरेट करेगी, तो ये पहले समझने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए ना। कैसे समझूंगी, खुद से तो एनालाइज नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए हमेशा शुरुआत होती है यहाँ पे गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। बेसिकली एक मार्केट इंफॉर्मेशन लेकर रिसर्च करना कि भाई यहाँ पे हम लोगों को पूछ रहे, सवाल पूछ रहे, आंसर्स कलेक्ट कर रहे, ये देख रहे कि लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। या तो अगर हम सेल्स डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कितना बिकता है, तो मैं कहती हूँ कि भाई 100 में से 10 लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं, मतलब 10% मेरे प्रोडक्ट की सेल्स है, 90% मार्केट मेरे कॉम्पिटिटर के पास है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट रिसर्च के द्वारा कलेक्ट करना, राइट। एक बार इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई तो उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग प्लानिंग। उसके बाद बेटा क्या आता है आपका मार्केटिंग
प्लानिंग। तो यहाँ पे अगर मैं मार्केटिंग प्लानिंग की बात करूँ तो मार्केटिंग प्लानिंग बेसिकली क्या कहता है कि ठीक है चलो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 100 में से 10 लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 10% मेरे सेल्स है। अब मैं उसको बढ़ाना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई 10% लोग मेरे प्रोडक्ट खरीद रहे, मैं चाहती हूँ कि अभी 20% लोग जो है मेरे प्रोडक्ट को खरीदे, मतलब सेल्स मेरा डबल हो, राइट। तो बोलने से तो बेटा डबल नहीं होना है, या आप सोचते हो कि भाई 3 गुना हो, 10 का 30% हो, बोलने से तो नहीं होना है। कैसे सेल्स को डबल करोगे, कैसे 30% तक लेके जाओगे? क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे, नया वेरिएंट लॉन्च करोगे, पैकेजिंग चेंज करोगे क्या कि ये हो, राइट। तो उसके लिए हम एक डेफिनेट प्लान बनाते हैं कि भाई मुझे करेंटली 10% जो सेल्स है उससे अगर मुझे 30% लेके जाना है तो ये चीजें हम करेंगे, स्टेप वाइज उसकी पूरी डिटेल प्लानिंग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। प्लानिंग बनाने के बाद नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट पे, राइट। अब मुझे यहाँ पे अगर ऐसे लगता है कि चलो मैंने प्लानिंग तो कर ली, अब प्लानिंग के साथ साथ मुझे मेरा प्रोडक्ट चेंज करना है या मुझे उसकी पैकेजिंग चेंज करनी है, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो उसकी हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्लानिंग के मुताबिक, राइट। देन हम यहाँ पे आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग के ऊपर। देखो बेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, तो 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स है, पहले तो ये समझो। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात की जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि अगर एज अ कंपनी आप मल्टीपल या बल्क मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अब कोई भी कंपनी जैसे अगर मान के चलो कोलगेट है तो एक तो टूथपेस्ट नहीं बनाती होगी, एक तो ट्यूब नहीं बनाती होगी, हजारों लाखों बनाती होगी, तो ऐसे हर एक टूथपेस्ट अलग है या हर एक टूथपेस्ट की जो साइज है या पैकेजिंग है या टेस्ट है या कलर है या टेक्सचर है अलग अलग है, तो क्या चलेगा? नहीं। तो इसीलिए हर एक कंपनी यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन कंसेप्ट फॉलो करती है, जब वो कहती है कि भले मल्टीपल यूनिट्स बनाए बट उसका जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग है या रॉ मटेरियल है या क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है सब कुछ एग्जैक्टली सेम हो, सो दैट जो आउटपुट भी निकले भले हजारों प्रोडक्ट्स का हो बट सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्टैंडर्डाइज जो सेम हो, क्योंकि आप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है दैट इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, तो जो टोटल प्रोडक्ट है उसको सेग्रीगेट करना ऑन टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कभी कभी ग्रेडिंग होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगोज। अब मैंगोज मान के चलो एक ही कैटेगरी है, लेट अस से अल्फांसो मैंगोज है, राइट। तो अल्फांसो मैंगोज में आप देखोगे कोई 600 रुपया मिलेगा तो कोई 800 भी मिलेगा तो कोई 1500 भी मिलेगा। क्या डिफरेंस होता है, तो अगर यहाँ पे मैंगोज डजन वाइज बिकता है, मतलब 12 मैंगोज का एक सेट, तो डजन वाइज बिकता है तो यहाँ पे साइजेस डिफरेंट होने के कारण अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं। बट ये डिफरेंट साइजेस के मैंगोज बेटा ग्रो एक ही ट्री पे होता है, वो लोग क्या करते हैं तो वेट, एवरेज वेट के हिसाब से डिफरेंट साइजेस को अलग करके अलग अलग प्राइसिंग पे बेचते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रेडिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी या साइज या टेस्ट या तो टेक्सचर, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना सो दैट आप डिफरेंट प्राइसेस पे उसको सेल कर सको, उसको यहाँ पे ग्रेडिंग कहते हैं, राइट। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखिए बेटा पैकेजिंग एंड लेबलिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग में। अब पैकेजिंग की बात करो तो पैकेजिंग के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, बट पैकेजिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोडक्ट को आप प्रोटेक्ट करो। अब जैसे टूथपेस्ट है तो वो यहाँ पे पेस्ट फॉर्म में है, तो पहले ट्यूब में डालते हैं, ट्यूब के ऊपर बॉक्स होता है क्योंकि उसको डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है, ट्यूब ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं लेबलिंग की बात करूँ तो लेबलिंग का मेन एजेंडा होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या स्टेप्स ऑफ यूजेज या उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट रिलेटेड वो उनको यहाँ पे प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है आपका ब्रांडिंग। अब देखिए ब्रांड की अगर बात करूं तो 2 ब्रांड नेम होता है, जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम की अगर बात करूं या जेनेरिक नेम की बात करूं क्या डिफरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहती हूँ ये टूथपेस्ट है तो ये जेनेरिक नेम है। अब क्लोजअप का हो तो भी टूथपेस्ट बोलोगे, कोलगेट का हो तो भी टूथपेस्ट बोलोगे, पेप्सोडेंट है, पतंजलि है, डाबर है, सबका टूथपेस्ट बोलोगे, राइट। तो टूथपेस्ट एक जेनेरिक नेम ऑफ अ प्रोडक्ट हो गया, वैसे ही सोप जेनेरिक नेम ऑफ अ प्रोडक्ट हो गया। पर जब मैं कहती हूँ डाबर की टूथपेस्ट या तो मैं कहती हूँ पतंजलि की टूथपेस्ट या तो मैं कहती हूँ कोलगेट की टूथपेस्ट, तो यहाँ पे ये जो कोलगेट है, डाबर है, पतंजलि है, इसको क्या कहते हैं, ब्रांड नेम कहते हैं, राइट। तो आप अगर अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम बनाना चाहते हो जो कि ऑब्वियसली आज के जमाने में बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे ये ब्रांडिंग को करना, राइट। उसके बाद आता है आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब देखिए इसको काफी बार कस्टमर सपोर्ट सर्विस कहते हैं, कोई इसको आफ्टर सेल सर्विसेज कहता है, ठीक है, कोई इसको कस्टमर ग्रीवियंस हैंडलिंग कहता है, एक्सेट्रा।
बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी बार स्पेशली जब आप सेमी ड्यूरेबल या ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को सेल करते हो तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी कस्टमर प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ग्रीवेंसेस यहाँ पे आ सकता है। तो कस्टमर को अगर आप 100% सेटिस्फाइड रखना चाहते हो तो उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रीवेंसेस को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो बहुत सारी कंपनीज एक कस्टमर ग्रीवेंस सेल या तो एक सेंटर यहाँ पे बना देती है जहाँ पे ऐसे कस्टमर्स जो है जिनको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई ग्रीवेंस है, वो यहाँ पे इन्फॉर्म करके इसको सॉल्व करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है, तो दैट इज द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट की बात करूँ तो भाई प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में, क्योंकि प्राइसिंग बहुत कम है, प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। राइट प्राइसिंग प्रोडक्ट के लिए डिसाइड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग है, आगे हम उसको पढ़ेंगे, बट प्राइसिंग सही होना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केटिंग में या टू इंड्यूस सेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। उसके बाद आता है आपका प्रमोशन एंड सेलिंग। तो बेसिकली प्रमोशन एंड सेलिंग की बात करें तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसमें आप एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, पब्लिक रिलेशंस यूज कर सकते हो। डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रमोशंस को यूज करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करके लोगों तक पहुंचा के, उसके फीचर्स पहुंचा के, यूसेज पहुंचाकर, अगर आप कोई ऑफर्स रन कर रहे हो तो वो बताकर अपने सेल्स को इंड्यूस या सेल्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं, मैं यहाँ पे बेसिकली किस चीज की बात कर रही हूँ, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन हटा ही देती हूँ वरना बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो रादर मैं यहाँ पे टर्म यूज करती हूँ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो आपका जो मैन्युफैक्चर किया हुआ या बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो फाइनल कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। बहुत सारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, आप खुद बनाकर खुद भी कस्टमर्स तक बेच सकते हो बाय ओपनिंग योर ओन ब्रांचेस, ओन सेंटर्स एक्सेट्रा, या तो वेबसाइट के द्वारा ओन बेच सकते हो, मतलब ये डायरेक्ट चैनल हो गया कि आप खुद अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, या तो आप डिफरेंट इंटरमीडियरीज जैसे होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, एजेंट्स है, इनको यूज करके भी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। बट ये आपको डिसाइड करना है आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक, प्राइस के मुताबिक, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम है, प्रोडक्शन साइकिल है, उसके मुताबिक यहाँ पे आपके लिए कौन सा चैनल आइडियल सिलेक्शन रहेगा। उसके बाद देन आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन यूज करना। अब देखिए बेटा, बहुत सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे यहाँ पे अगर आप बात करो रोडवेज है, उसके अलावा रेलवेज है, उसके अलावा वाटरवेज है, उसके अलावा एयरवेज है, and there is ropeways as well। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा बहुत सारे मीडियम्स या तो मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पे मौजूद है। तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, कौन सा मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करोगे। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जैसे सबसे ज्यादा वाटरवेज यूज होता है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स उसको जल्दी पहुंचाना है तो एयरवेज यूज हो सकता है, कॉस्ट फ्रेंडली चाहिए तो यहाँ पे रोडवेज या तो रेलवेज यूज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस कहाँ पे प्रोडक्ट पहुंचाना है एंड सो ऑन सो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यूज करना होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या करता है, तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन यहाँ पे पहुंचाना, जहां पे प्रोडक्ट बनता है वहां से लेकर जहां पे इसका इस्तेमाल है वहां पे आपको प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग स्टोरेज या तो उसको गोडाउन्स भी कहा जाता है। वेयर हाउसिंग स्टोरेज या तो गोडाउन्स बेसिकली क्या करते हैं, तो ये यहाँ पे टाइम यूटिलिटी जो है वो यहाँ पे क्रिएट करता है। अब देखिए बेटा, होता क्या है कि प्रोडक्ट जब भी हम बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं हम बल्क में करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में करते हैं टू गेट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ऐसे केस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाने के लिए अगर आप प्रोडक्ट बल्क में बना रहे हो, बल्क में वो बिकेगा तो नहीं कि ऐसे बाबा आपने लाखों करोड़ों प्रोडक्ट बनाए एक दिन में बिक गया, ऐसे नहीं होता। उसकी जो डिमांड आती है स्लोली थोड़ा 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 करके आती है। तो ऐसे किस्से में आपको ये प्रोडक्ट जो है जब तक इसकी डिमांड नहीं क्रिएट होती आपको उसको सेफली स्टोर करना है। तो कहां पे स्टोर करोगे, वेयर हाउसेस में इसको स्टोर करोगे। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सीजनल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग या जो प्रोडक्शन है वो तो सीजन में होता है बट उसकी डिमांड 12 महीने होती है, जैसे कि वीट, जैसे कि राइस एक्सेट्रा। तो ऐसे केस में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है तभी इनको स्टोर करना हम वेयर हाउसेस में करते हैं एंड इवेंचुअली जैसे जैसे डिमांड आते जाती है इसको हम फुलफिल करते जाते हैं।
ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं अगेन टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स, या तो इसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। 4 P's में बेसिकली क्या आता है आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चारों को हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, राइट। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स की बात करूं तो मार्केटिंग मिक्स एग्जैक्टली क्या है। मार्केटिंग मिक्स में ऐसे 4 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है, टूल्स है जो हर एक मार्केटर यूज करता है अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केट करने के लिए। कौन से 4 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है, टूल्स है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 डिफरेंट टूल्स है जिनका मिक्स करके, ठीक है, यहां पे मार्केटियर जो है वो इनको यूज करता है फॉर मार्केटिंग, ठीक है। तो इसीलिए इसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एवरी जो एलिमेंट है वो यहाँ पे P से शुरू होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स बेसिकली क्या है, 4 ऐसे एलिमेंट्स या तो टूल्स जो हर एक मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति यूज करता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या प्लानिंग या एनालिसिस डिजाइन करने में, ठीक है। तो ये चारों P's, ये चारों टूल्स को यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की भी अगर बात करें तो प्रोडक्ट में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्ट की क्या ब्रांडिंग आपने करी है, ठीक है, कौन से नाम के अंडर यहाँ पे आप उसको बेच रहे हो। अब ब्रांडिंग के साथ साथ उसमें जो लोगो है, जो टैगलाइन है, जो ब्रांड नेम है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आती है दैट इज पैकेजिंग, एंड देन उसके बाद आपका आता है लेबलिंग, ठीक है। तो सारे जो एलिमेंट्स है ये बेसिकली एक प्रोडक्ट और उसका जो फाइनल डिजाइन या आउटपुट है ये डिसाइड करता है। तो मैं अगर प्रोडक्ट मिक्स की अगर बात करती हूँ तो प्रोडक्ट मिक्स जो है प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है कि प्रोडक्ट मेरा कैसे दिखेगा, कैसे उसकी पैकेजिंग होगी, क्या उसका लोगो होगा, क्या उसका टैगलाइन होगा, क्या उसकी ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग में क्या लेबलिंग होगी, क्या डिटेल्स मेंशन होंगे, इसको लेकर जो सारे डिसीजंस होते हैं, जो आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मेरा कैसा दिखेगा वो बताता है, इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स या तो प्रोडक्ट डिसीजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स की बात करूं तो जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में सबसे पहले आपका आता है ब्रांडिंग, देन आता है पैकेजिंग एंड देन आता है आपका लेबलिंग, ठीक है। मैं ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग को ना BPL की तरह याद रखती हूँ, मैं इसको कहती हूँ BPL, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स ऑफ पैकेजिंग मुझे याद रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले एलिमेंट पैकेजिंग की बात करूँ, ठीक है, ब्रांडिंग भी है, लेबलिंग भी है, पैकेजिंग भी है। अगर मैं यहाँ पे पहले पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकेजिंग यहाँ पे सबसे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब पैकेजिंग क्यों यहाँ पे एसेंशियल है, मतलब क्या पैकेजिंग का रोल होता है इन अ प्रोडक्ट मिक्स। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी पैकेजिंग की बात करूं तो पैकेजिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब एक होता है कि भाई आपको प्रोडक्ट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है, जैसे आप कोई भी जूस की बात करोगे, ठीक है, तो जूस जो है बॉटल्स में या तो एयरटाइट कंटेनर्स में या तो फिर टेट्रा पैक्स में मिलता है, क्योंकि जूस अगर आप ओपन रखोगे या उसको एयरटाइट नहीं करोगे, उसको प्रॉपर सील नहीं करोगे तो ऐसे केस में वो खराब हो सकता है। अब जैसे मैं शैम्पू की बात करूं तो शैम्पू एक लिक्विड है, तो हम उसको बॉटल्स विद अ क्लोज कैप देते हैं कि भाई खुला रह गया या लूज कैप है तो लीक हो जाएगा। अगर उसको थैली में देंगे तो ऐसा पाउच की तरह तो लेके तो नहीं यूज कर सकते, राइट। तो एक तो इसका यूज होता है पैकेजिंग का कि आप प्रोडक्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करो कि वो खराब ना हो, डैमेज ना हो, टूटे नहीं, लीक ना हो एंड सो ऑन। सेकेंड एलिमेंट होता है कि आप प्रोडक्ट को इजिली आइडेंटिफाई करो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि ये एक चॉकलेट का पैकेट है, ये एक चॉकलेट का पैकेट है, अब ये रेड है, ठीक है, ये ब्लू है, तो बहुत बार ना मुझे देख के पता चल जाता है कि अरे रेड चॉकलेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है किटकैट, ठीक है, तो ये किटकैट है और ये कैडबरी की डेयरी मिल्क है, राइट। तो बहुत बार हम प्रोडक्ट को देख के ही, जैसे डव का सोप पड़ा है तो आप देख के ही पहचान जाओगे अरे ये डव की पैकेजिंग है, अरे ये सिंथॉल की पैकेजिंग है। तो बहुत बार हम प्रोडक्ट को देखकर ही उसकी जो एक्सटर्नल पैकेजिंग के जो कलर्स होते हैं, जो शेप्स होते हैं, उसको देखकर ही हम प्रोडक्ट को इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई या तो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं।
राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है तो उसका कन्वीनियंस। अब कन्वीनियंस ऑफ यूज बोलो, कन्वीनियंस ऑफ कैरिंग बोलो, दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे जो फैमिली पैक्स होते हैं, जैसे बिस्किट्स के हैं या फिर स्नैकिंग आइटम्स के फैमिली पैक्स है, वो छोटे छोटे पैकेट्स को एक बड़े में रखा जाता है कि आपने एक पैकेट उठाया, पूरा फैमिली पैक आ गया, ठीक है। बहुत बार जो ऐसे स्नैकिंग के फैमिली पैक्स होते हैं ना, उसमें से एक हैंडल दिया जाता है, ईजी टू कैरी हो जाता है। अब जो ऑयल के कैंस आते हैं 5-5 लीटर वाले, उसका भी ऐसे एक हैंडल दिया जाता है कि आपने उसे उठा के इजीली उसको रख दिया, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कन्वीनियंस टू यूज। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगेन एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान के चलिए कि आपका यहाँ पे टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट को हम ट्यूब फॉर्म में क्यों देते हैं? क्योंकि ट्यूब फॉर्म में बहुत ईजी होता है अपने ब्रश में लगाने। अब आप ट्यूब का भी जो आउटलेट है जहां से आप पेस्ट निकालते हो वो भी देखोगे तो काफी हद तक आपके ब्रश साइज से मैच होता है। अगर इतना बड़ा दिया होता तो कैसे आप यूज करते, ठीक है। वैसे अगर आप शैम्पू बॉटल्स देखोगे तो उसका जो कैप होता है, उसमें जो आउटलेट होता है जहां से आप शैम्पू को यूज करते हो, वो भी वैसे ही दिया होता है। साथ ही साथ उसका जो ढक्कन है टाइट दिया रहता है कि भाई लीक ना हो। तो ये कन्वीनियंस ऑफ यूजेज एंड कैरिंग दोनों इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम पैकिंग डिजाइन कर रहे हैं। तो ये सोचकर आपको पैकेजिंग को डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका प्रमोशन। अब देखिए पैकेजिंग पे हम ब्रांड नेम लिखते हैं, जो टैगलाइंस है वो लिखते हैं, काफी बार अगर डिस्काउंट होता है जैसे लिखते हैं ना 20% एक्स्ट्रा, तो ये चीजें भी हम पैकेजिंग के द्वारा इजीली प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज कहूँ तो दैट इज राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब यहाँ पे पैकेजिंग की अगर बात करें तो पहले ऐसे होता था, बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स है वो ओपन मिलते थे, फिर आप बोलोगे भैया इतना अच्छे, तो ऐसे उठा के ये सील कर दिया। बट अब इवेंचुअली जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स है, लोग कहते हैं अरे यार ओपन रखा है तो कीड़े मकोड़े बैठे होंगे, मक्खियाँ बैठी होगी, हाइजीनिक नहीं है, तो इसको लेकर भी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है जो पहले प्री पैक नहीं मिलते थे, अभी वो भी आपको पैक मिलना चालू हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है तो दैट इज सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। अभी देखिए बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल देते हैं डीमार्ट। अब डीमार्ट सेल्फ सर्विस है, आपको खुद अपनी जो शॉपिंग कार्ट है उसको लेना है, रैक्स में से जो चीज़ें चाहिए उसमें डालना है। अब यहाँ पे मैं अगर प्री पैक चीज़ें नहीं रखूँ, मैं बोलूँ कि भाई हर चीज़ को खुद पैक करना है, तो वजन मशीन के सामने खड़े रह के सारी चीज़ें वजन करने बैठोगे क्या? नहीं। तो इसीलिए प्री पैक्ड आइटम्स मिलते हैं कॉमन मेजरमेंट्स में, जैसे 250 ग्राम से 500 ग्राम से 1 kg है। कुछ अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है जैसे ड्राई फ्रूट्स, राइट, तो 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 250 ग्राम्स ऐसे प्री पैक्ड साइजेस में आपको मिलते हैं सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में बहुत ज़्यादा, सो दैट आप इजीली पिक करके खुद उसको अपने कार्ट में लो, ना कि आपको पैक करने यहाँ पे बैठना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो यहाँ पे बात आती है आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो जब मैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करती हूँ, देखो बेटा प्रोडक्ट आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर वो पैक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल सोप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट के पैकेट्स है, तो वहां पे ब्रांड नेम या कौन से बिस्किट्स है वो इजीली लिखा रहता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान के चलो कि क्रीम बिस्किट्स है, ठीक है। उस क्रीम बिस्किट्स में बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स आता है, जैसे ऑरेंज क्रीम आता है, वैनिला क्रीम आता है, पाइनएप्पल आता है एंड सो। ऐसे में ना मैंने ऊपर कुछ लिखा ही नहीं कि ऑरेंज क्रीम है या कौन से ब्रांड का या कौन सा क्रीम फ्लेवर का बिस्किट है, सारों को सेम सिल्वर पैकिंग दे दिया। अब आपकी अगर फेवरेट यहाँ पे ऑरेंज क्रीम, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो हर एक पैकेट खोल के देखोगे क्या वहां पे? ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए भी बेटा अप्रोप्रिएट पैकेजिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा बात आती है इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज की। अब इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज की बात करें ना तो मुझे यहाँ पे फिलहाल याद आ रहा है किंडर जॉय। अब किंडर जॉय की बात करो तो भाई वो किंडर जॉय का जो अंडे शिप का पैकेजिंग था ना भाई, क्या मजेदार पैकेजिंग उन्होंने बनाई थी। मतलब वो टाइम पे इट वाज इतनू सा चॉकलेट, ठीक है, इतना बड़ा दिखने में, एक साइड चॉकलेट एक साइड उन्होंने टॉय रख दिया था। अब कुछ बच्चे तो टॉय के लिए किंडर जॉय खरीदते थे, ठीक है। तो कितनी मस्त पैकेजिंग थी, डबल साइड, एक साइड टॉय है, एक साइड उसका अपना ये है क्या कहते हैं जो चॉकलेट है क्रीमी लेयर, और बीच में उसकी स्पून है। तो ये थॉटफुल पैकेजिंग में ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो पैकेजिंग अट्रैक्टिव थी, अट्रैक्टिव कलर्स थे, थॉटफुल थी, टॉय आ गया, स्पून भी अंदर आ गया, साथ ही साथ उसको आपने बहुत मजेदार तरीके से पैकेजिंग को किया। तो इनोवेशनल पैकेजिंग भी बहुत जरूरी है। अब जैसे कैडबरी की डेयरी मिल्क सिल्क की जो आई थी बीच में हार्ट वाली, है ना, तो बीच में हार्ट डाल दिया, फिर ऐसे प्रोडक्ट को नीचे करोगे तो मैसेज लिख सकते हैं, ये भी इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज में आ सकता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट को आप इनोवेटिव पैकेजिंग देकर भी काफी बार उसकी मार्केटिंग और सेल्स में इंपैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पे लेबलिंग की बात करूं
राइट तो लेबलिंग में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, तो लेबलिंग यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क पैकेज पे डाल देता है। ठीक है, अब देखिए लेबलिंग यहाँ पे सबसे पहले काम करता है कि इंफॉर्मेशन आपको देता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर प्रोडक्ट लिया, मुझे देखना है कि कभी बना था, क्या एक्सपायरी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, आटे का है कि मैदे का है, तो ये सारी चीजें किधर मिलेगी, लेबलिंग में मिलेगी। अभी कोई फूड प्रोडक्ट है जिसमें मुझे नहीं पता है इसको कैसे बनाना है, तो पीछे इंस्ट्रक्शंस टू यूज या इंस्ट्रक्शंस टू कुक गिवन होता है। ठीक है, तो उसमें लिखा होता है कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो वापस ये क्या कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। राइट, तो लेबलिंग एक तरीके से उसका काम होता है कि आपको फूड प्रोडक्ट रिलेटेड या पैकेज रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना। राइट, अब लेबल की अगर बात करें तो लेबलिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले कि प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करना और उसके कंटेंट्स को स्पेसिफाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये सो एंड सो बिस्किट्स है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, तो पहले तो प्रोडक्ट स्पेसिफाई करता है लेबलिंग। जैसे अगर बिस्किट्स है तो ऑरेंज क्रीम है या वैनिला क्रीम है या स्ट्रॉबेरी क्रीम है। उसके बाद आप पीछे के साइड देखोगे तो बिस्किट बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं उसकी आपको लिस्ट मिलेगी। ठीक है, देन आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब जैसे पैकेजिंग या लेबलिंग से भी आप प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे लेबलिंग किया हुआ है कि ये ब्रेड है, नीचे लिखा है व्हीट। ठीक है, तो व्हीट ब्रेड कौन सा है, मैदा कौन सा है, मल्टीग्रेन कौन सा है, ये भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हेल्प्स इन ग्रेडिंग। अब देखो बेटा, ग्रेडिंग में भी लेबलिंग काफी हद तक यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लेते हैं मिल्क प्रोडक्ट, तो कोई एक मिल्क आता है फुल क्रीम होता है। ठीक है, जैसे बफेलो का जो मिल्क होता है जनरली फुल क्रीम मिल्क होता है। कोई मिल्क होता है जो स्किम्ड होता है, कोई मिल्क होता है जो होमोजेनिस्ट होता है। तो ऐसे केस में भाई कौन सा मिल्क यहाँ पे फुल क्रीम है, कौन सा स्किम्ड है, कौन सा होमोजाइज्ड है, कौन सा सोया मिल्क है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और मिल्क आप देखोगे ना तो फुल क्रीम मिल्क महंगा होता है, स्किम मिल्क सस्ता होता है। तो ये भी ग्रेडिंग ही हुआ ना कि बेस्ड ऑन द थिकनेस और द क्रीम और द क्वालिटी ऑफ द मिल्क जो है, मैंने उसको ग्रेड करके डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके डिफरेंट प्राइसिंग पे आप उसको सेल कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा प्रमोट्स सेल्स। अब जाहिर सी बात है भाई, लेबलिंग यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, यहाँ पे आप प्रमोशंस लिख सकते हो, लेबलिंग पे आप प्रमोशन ऑफर्स लिख सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सेल्स को भी प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हाँ लेबलिंग एक तरीके से याद रखना, यहाँ पे काफी बार तक प्रोडक्ट के सेल्स को या अट्रैक्शन को भी इंड्यूस करता है। जैसे बहुत बार आजकल मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, मान के चलो कोई व्यक्ति है हेल्थ कॉन्शियस है या कोई व्यक्ति है जो डायबिटिक है, तो वहां पे कोई अगर मिठाई है या चॉकलेट है वहां पे लिखा है शुगर फ्री। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से तो इन्फॉर्मेशन है कि शुगर फ्री है, साथ ही साथ एक तरीके से साइलेंट मार्केटिंग है कि भाई ये शुगर फ्री डेजर्ट है तो आप इसको खरीद सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के दौरान लीगली ये मैंडेटरी होता है कि आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको पैकेज पे यहाँ पे डिस्प्ले करनी होती है, क्योंकि कंज्यूमर जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके पास पूरा हक होता है ये प्रोडक्ट रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना। ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट कंपोनेंट प्राइस। बट प्राइस पे जाने के पहले ब्रांडिंग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। वैसे तो ब्रांडिंग बहुत ही इजी टॉपिक है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बस मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता दूंगी। सबसे पहले जब भी ब्रांडिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्रांडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दो नाम को आप समझो, एक जेनेरिक नेम और एक ब्रांड नेम, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी। जैसे सोप एक जेनेरिक नेम है, बट लक्स का सोप, लिरिल का सोप, सिंथॉल का सोप, ये एक यहाँ पे क्या है, तो ये आपका एक ब्रांड नेम है। साथ ही साथ अगर ब्रांडिंग की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज यूज होना, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैगलाइंस यूज होना, ये बहुत ही यहाँ पे आम बात है। ब्रांडिंग करने के अपने एडवांटेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों के दिमाग में आपका एक नाम छप जाता है, लोग आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को आपके ब्रांड नेम के साथ लिंक कर सकते हैं, एक गुडविल या रेप्यूटेशन एक ब्रांड नेम का क्रिएट हो सकता है। तो बहुत सारे ब्रांडिंग के भी एडवांटेजेस होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ प्रेफर करते हैं कि सारी चीजों को डिफरेंट ब्रांड नेम पे बेचना, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर सिंथॉल को अलग नाम पे बेचता है, लक्स को अलग नाम पे बेचता है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम इसको ना एक ही नाम पे बेचेंगे, जैसे मैगी का मसाला, मैगी का केचप। बहुत लोग कहते हैं कि हम इसको ना कॉर्पोरेट नेम पे बेचेंगे। तो ये डिफरेंट तरीका ऑफ ब्रांडिंग हो सकता है, बट ब्रांडिंग बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स।
ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं सेकंड कंपोनेंट पे, जो कि है यहाँ पे प्राइसिंग। अब प्राइसिंग यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, तो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो आप मनी पे करते हो, जो आप वैल्यू पे करते हो, उसको यहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे चॉकलेट चाहिए, कितने की, तो सामने वाला कहता है 50 रुपए की, तो 50 रुपए क्या हो गया, ये चॉकलेट का प्राइस, जो चॉकलेट खरीदने के लिए मुझे यहाँ पे करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे प्राइसिंग की अगर बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। अब कौन से हैं वो फैक्टर्स जो प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त आपको ध्यान में रखने या आपको समझने हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है, या सबसे पहला फैक्टर आता है कि आपका प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे जब प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो आप कौन से मुताबिक डिसाइड कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना है, कि आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे एक ब्रांड या एक लग्जरी ब्रांड का टैग देना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे अगर आप गुच्ची की बात करो, लुइस वुइटन की बात करो, तो ऐसे केस में इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे एज अ लग्जरी ब्रांड खुद को प्रमोट करना है। तो लग्जरी ब्रांड कैन नॉट बी चीप ना, समझ रहे हो बेटा? तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पता होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा प्रोडक्ट कॉस्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे मैं प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करूं तो बहुत सारी जो ब्रांड्स है या कंपनीज है, एक सिंपल मेथड ऑफ प्राइसिंग यहाँ पे यूज करते हैं जिसको कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि भाई जितने का भी मेरा प्रोडक्ट बनेगा मेरे को 30% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, राइट? तो मैंने बोला कि भाई 100 रुपीज जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट, प्लस मुझे यहाँ पे 30% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी प्राइसिंग कितनी हो जाएगी बेटा, 130 रुपीज हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी ब्रांड यहाँ पे कॉस्ट से नीचे तो प्राइस रखेगी नहीं, कॉस्ट में अपना प्रॉफिट ऐड करके भी यहाँ पे आप प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अब देखिए बेटा, अगर आपके प्रोडक्ट को कोई करेंटली कॉम्पिटिटर नहीं है या लेस कॉम्पिटिशन है, तो ऐसे केस में आपके पास मौका होता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को हायर प्राइसेस पे सेल कर सको, क्योंकि लोग जो है उनके पास लिमिटेड है, उनके पास ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स या सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो ज्यादा प्राइस पे भी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बिक सकता है। बट अगर आपकी प्रोडक्ट को लेकर हाई कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, तो आप कैसे तो हाई प्राइस रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोक और पेप्सी, अब कोक ने अपना प्राइस बढ़ा दिया या महंगा बेच रहा है, तो लोग तो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? तो इन केस ऑफ हाई कंपटीशन बेटा आप ज्यादा प्राइसेस नहीं चार्ज कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर की डिमांड एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। देखो बेटा, कोई भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज्यादा है, उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ते जा रहे फिर भी लोग खरीद रहे हैं। सिमिलरली जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स है, यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं फिर भी लोग उसको खरीद रहे, फिर भी डिमांड ज्यादा है। तो अगर यूटिलिटी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो प्रोडक्ट हायर प्राइसेस पे भी बेचा जा सकता है, एंड वाइस वर्सा। अगर यूटिलिटी कम है, डिमांड कम है, तो भाई ज्यादा प्राइस पे आप उसको नहीं बेच सकते। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के अगर लीगल कोई रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर गवर्नमेंट की प्राइस सीलिंग या फ्लोर प्राइस होता है कि भाई इससे ज्यादा प्राइस पे आप इसको नहीं बेच सकते कायदे के मुताबिक, तो भाई ये गवर्नमेंट के अगर प्राइस सीलिंग्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखकर ही प्राइसिंग को डिसाइड करना है, राइट? उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग मेथड्स यूज। अब देखिए बेटा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हैं और बहुत ज्यादा प्राइसेस पे भी बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल के प्रोडक्ट्स ले लो। अब एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आता है, बट फिर भी बिकॉज वो इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं, एक लोगों के मन में एक ब्रांड नेम, एक इंप्रेशन, एक गुडविल, एक रेप्यूटेशन सेट कर दिया है, हायर प्राइसेस पे भी भाई इनकी काफी सेल्स होती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका थर्ड कंपोनेंट, दैट इज प्लेस, या तो उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, राइट? प्लेस की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पे प्लेस क्या कहता है कि जो डिसीजंस आपको लेने होते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट तक कैसे पहुंचेगा, या प्रोडक्ट बनने के बाद फाइनल कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, तो इसको यहाँ पे प्लेस या तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब कौन से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स या टाइप्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो सबसे पहले होता है आपका डायरेक्ट चैनल। अब डायरेक्ट चैनल या इसको जीरो लेवल चैनल कहते हैं। क्यों डायरेक्ट कहते, तो जीरो लेवल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि मुझे कोई इंटरमीडियरी नहीं चाहिए, हम खुद बनाएंगे और खुद अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे कंज्यूमर तक लेके जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका प्रोड्यूसर है,
या आप इसको मैन्युफैक्चरर कह लो, वो खुद अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लेके जा रहा है, तो इसको बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, डायरेक्ट चैनल या तो जीरो लेवल चैनल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट चैनल। अब इनडायरेक्ट चैनल में मल्टीपल लेवल्स होते हैं। इनडायरेक्ट चैनल मतलब सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इनडायरेक्ट चैनल में जो इंटरमीडियरी है, राइट, उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। इंटरमीडियरी मतलब क्या कि भाई मैन्युफैक्चरर खुद अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचेगा, वो किसी को देगा, कोई और कंज्यूमर को देगा, मतलब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को सेल नहीं कर रहा है, इंटरमीडियरी को यूज कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप एक इंटरमीडियरी यूज कर रहे हो, जैसे मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर को देता है, अगर एक इंटरमीडियरी यूज कर रहे हो तो 1 लेवल हो गया। मान के चलो आप यहाँ पे 2 इंटरमीडियरी यूज कर रहे हो, जैसे होलसेलर 1 इंटरमीडियरी हो गया, रिटेलर 2nd हो गया, तो ऐसे कि इसमें 2 लेवल हो गया। मान के चलो कि 3 इंटरमीडियरी यूज कर रहे हो, जैसे पहले एजेंट को दे रहे हो, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, तो ये 3 लेवल चैनल हो गया। डिपेंडिंग ऑन आप कितने इंटरमीडियरीज यूज कर रहे हो, डिफरेंट लेवल्स होते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये सारे बिकॉज ऑफ इंटरमीडियरी यूज कर रहे हो, देयर आर पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में 0 लेवल होता है, कोई इंटरमीडियरी यूज नहीं होता है, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर खुद अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ठीक है, अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड डिसीजंस की अगर बात करें, ये डिसाइड करना कि आप डायरेक्ट चैनल यूज करोगे या इनडायरेक्ट यूज करोगे, इनडायरेक्ट में फिर कौन सा यूज करोगे, 1, 2 या 3, ये डिसीजन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहला फैक्टर होता है कि आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम कितना है। ठीक है, कि कितना टाइम लगता है कि आपको ऑर्डर आया वहां से लेके उसको बनाने तक, राइट। अगर मान के चलो कि यहाँ पे आप ऑर्डर आया, आप उसको तुरंत बना के तुरंत दे सकते हो, डायरेक्ट भी यहाँ पे सेल्स कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। अब कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम या कैसे इन चीजों को यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका वेयर हाउसिंग, मतलब आपकी स्टोरेज फैसिलिटी की, प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या आपके पास इनफ स्टोरेज फैसिलिटी है, क्या आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हो। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपकी इन्वेंट्री, या तो बेसिकली आपका जो स्टॉक लेवल है, कि भाई आपके पास कितना स्टॉक लेवल है, कितना आपने प्रोड्यूस किया है, क्या डिमांड है, क्या आप इसको बिना लैग टाइम या बिना शॉर्टेज किए क्या इसको टाइम टू टाइम आप यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका लास्ट फैक्टर है या लास्ट पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, वो आता है दैट इज योर प्रमोशन। अब प्रमोशन की अगर बात करें तो प्रमोशन एक ऐसा मार्केटिंग एलिमेंट है जिसका काम होता है कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एनहांस करना, बेसिकली सेल्स ऑफ द बिजनेस या सेल्स ऑफ द फर्म को यहाँ पे बढ़ाना। देखिए बेटा, कोई भी बिजनेस के लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि सेल्स से बेसिकली पैसा आता है या मनी जनरेट या रेवेन्यू जनरेट इन अ बिजनेस होता है, राइट। यहाँ पे मैं अगर प्रमोशन की बात करूँ तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रमोशन होता है। जनरली हमको लगता है प्रमोशन बोले तो एडवर्टीजमेंट, ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के, एडवर्टीजमेंट वन ऑफ देम है। अब सबसे पहले अगर मैं एडवर्टीजमेंट एज ए टेक्निक ऑफ प्रमोशन की बात करूँ तो एडवर्टीजमेंट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, देखिए बेटा, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन है। पहले तो पेड फॉर्म और नॉन पर्सनल समझा दो। पेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप एडवर्टीजमेंट कोई भी मीडियम में दो, आप न्यूज़पेपर में ऐड दो, टीवी में ऐड दो, रेडियो में ऐड दो, कहीं पे भी अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हो, ऑब्वियसली आपको वो एडवर्टीजमेंट के लिए पे करना होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है नॉन पर्सनल फॉर्म होता है, कोई भी एक व्यक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं बनता। ठीक है, टू सो एंड सो या टू सो एंड सो नहीं, हम टीवी में ऐड देखते हैं, रेडियो में ऐड सुनते हैं या वेबसाइट्स पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो जेनेरिक होता है, सबके लिए बनता है, किसी को देखकर या किसी के हिसाब से यहाँ पे नहीं बनाया जाता, एक व्यक्ति को देखकर नहीं बनाया जाता, इसलिए नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, जहां पे आप अपने आइडियाज, गुड सर्विसेज को यहाँ पे प्रमोट करते हो और ऑब्वियसली इसका एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सरर होता है। जैसे लक्स की एडवर्टीजमेंट कौन स्पॉन्सर करेगा, भाई लक्स बनाने वाला, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, मैगी की एडवर्टीजमेंट कौन स्पॉन्सर करेगा, नेस्ले, जो मैगी को बनाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे आपका सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन की अगर बात करें तो सेल्स प्रमोशन बेसिकली क्या है, तो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, मतलब अगर मुझे ऐसा है कि 2 महीना मुझे सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है, तो मैंने डिस्काउंट दे दिया, उसके ऊपर ऑफर दे दिया, बाय 1 गेट 1 दे दिया, तो ऐसे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टेक्निक्स या प्रमोशन टेक्निक्स को यूज करना, जहां पे हम कस्टमर्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। जैसे ये डिस्काउंट दे देते हैं, ऑफर्स देते हैं, 1 डे ऑफर, 1 हफ्ते का ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री, 1 डे के लिए फ्लैट 30% ऑफ, ये चीजें यहाँ पे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती है। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की बात करूं तो यहाँ पे फेस टू फेस इंटरैक्शन या डायरेक्ट इंटरैक्शन विद द बायर होता है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे सेल्स पर्सन को अपॉइंट करती है जो कस्टमर्स के साथ बात करे, उनको प्रोडक्ट समझाए, फीचर समझाए और उनको यहाँ पे इंड्यूस करे, उनको यहाँ पे एक तरीके से कन्विंस करे कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज यहाँ पे लो। याद रखना यहाँ पे पर्सनल सेलिंग की बात करें तो फेस टू फेस इंटरैक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर होता है, एंड जो सेलर है, जो सेल्स पर्सन है, उसका काम होता है टू कन्विंस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट और द सर्विस। ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट हम बात करें तो आता है आपका पब्लिक रिलेशंस। यहाँ पे अगर पब्लिक रिलेशंस की बात करें तो उनका काम होता है पब्लिक के साथ एक रिलेशन मेंटेन करना। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि कोई डिससैटिस्फाई हो गया, कोई आपको, किसी को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, किसी को आपको प्रोडक्ट को लेकर कंप्लेन आई, तो उसको सॉल्व करना, न्यूज में आर्टिकल्स देना, इवेंट्स अटेंड करना, स्पॉन्सरशिप्स करना, बेसिकली आपकी कंपनी की एक रेप्यूटेशन, एक इमेज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल क्रिएट करना, लोगों को लगाना कि लोगों को मतलब ऐसी एक फीलिंग आनी चाहिए कि भाई ये ब्रांड अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है। तो ये तरीके के पब्लिक रिलेशंस यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं। इनका मेन काम होता है कंपनी की जो इमेज है उसको इन द माइंड्स ऑफ द पीपल इंप्रूव करना, है गुडविल या तो रेप्यूटेशन कंपनी की ब्रांड को लेके यहाँ पे इन द माइंड्स ऑफ द पीपल क्रिएट करना। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा फटाफट रिवीजन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो खत्म होता है। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया, पूरा चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो इसकी वन शॉट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप बिल्कुल इसको वहां से पढ़ सकते हो। वन शॉट वीडियोस के साथ साथ इसी चैप्टर की केस स्टडीज, PYQs भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसको आप बिल्कुल देखकर इसकी केस स्टडीज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद रखती हूँ कि ये फटाफट रिवीजन आपके कंसेप्ट फटाफट रिवाइज कराने में मदद हुई होगी। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम एंड करते हैं। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। आज के लिए यहीं पे बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।